तो टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, काफी डीपली स्टडी किया था उसको। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक बॉडी अनदर बॉडी के सरफेस के ऊपर जब मूव करती है, एक फोर्स आती है इन दोनों के बीच में जो कि इनके पैरेलल लगती है। ठीक है, इन दोनों के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल लगती है और जो मोशन हो रहा होता है उसको ओपोज करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये बॉडी है। जो ये बॉडी है इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, ये इसका क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। राइट, और ये सरफेस जो है इसको ओपोज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एक फोर्स। और वो जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब वही सेम चीज लेती है। अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टी साइड हो, इस साइड हो जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भाई जो रिलेटिव इनके फोर्स लग रही है जो इनको अपोज करेगी वो उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगी। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या काम है, एक तो रुकावट पैदा करना डायरेक्शन ऑफ मोशन के, कि वो रुकावट एकदम से सामने आके नहीं करती, धीरे धीरे करके उसके ऊपर रगड़ खा खा के करती है। और ये यूजुअली कब होता है, रफ सरफेसेस में। रफ सरफेस होना जरूरी है, जैसे कि रेगमार का होता है, ठीक है, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, तो उसका सरफेस बहुत रफ होता है, तो उससे कोई भी चीज साफ करनी हो बड़ी इजीली साफ हो जाती है। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स बड़ी हार्ड लगती है। अब जो फ्रिक्शन होती है ये कंपोनेंट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स का। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती है जो एक दूसरे को टच कर रही है, फिजिकल टच हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर नजरित होती हैं, यानी कि बिटवीन जो दो बॉडीज के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्सेस नजरिए होती हैं, वो लगती है हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जिससे कि हर एक बॉडी के अपनी अपनी तरफ से एक फोर्स एग्जर्ट करती है दूसरी बॉडी को कॉन्टैक्ट करने के लिए। जैसे कि अब ये वाली एग्जांपल है, यहीं पे देख लेते हैं। ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर के एक बॉडी आई, हमारे पास ये बॉडी थी, ठीक है। अब इसने क्या है, फोर्स लगाया है, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वाली एग्जांपल उठा रहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रही है इस तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये यहीं पे रहे तो अपोजिट कौन सी लगेगी, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन लग रही है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है धरती के नीचे में चले जाए। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ना तो यहाँ पे लग सकती है ना तो यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में लगती है हमारे पास, जो कि है हमारे पास एफ। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, फिर ये है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बिल्कुल इनवर्स हमारे पास क्या है, जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है सरफेस का। यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इस तरह से। ये क्या हो गया, ये न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल, सारा कुछ इक्वल है लेकिन ऑपोजिट चल रहा है। हाँ जी, समझ आ गया था जितना मैंने बताया। यस मैम। ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, क्योंकि ये क्या है, इक्वल बट ओपोजिट, ऐसे लगता है। ठीक है, जब ये दोनों सरफेसेस जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो शुरुआत है, या हम कहते हैं ये
पैदा कहाँ से होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? तो मैंने अभी क्या बताया था, रफ सरफेस पे होती है, लेकिन अगर इसको एटॉमिक लेवल पे देखें, माइक्रो लेवल पे देखें, तो हम क्या कहते हैं, ये जो दो सरफेसेस है, ठीक है, एक तो ये सरफेस हो गया मेरे पास और एक ये सरफेस हो गया, जैसे भी करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सरफेसेस होंगे मेरे पास, दोनों क्या है, रफ सरफेसेस है, ठीक है। दोनों सरफेसेस का रफ होना जरूरी है, तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास अप्लाई होती है। अब ये हो किसके कारण रही है, यहाँ पर जो है हमारे पास, या तो हम कह देंगे एटॉमिक, या हम कह देंगे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब आपको होगी इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ऐसा क्या है, भाई बहुत है। कैसे कि अब अगर आप देखिए दोनों सरफेसेस में हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी क्या बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, ठीक है, स्मूथ नहीं है सरफेस, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रही है, इरेगुलरिटीज, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बहुत कम रह गया। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक तो यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ पे तो हुआ नहीं, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। ये जो खाली जगह बच रही है, तो यहाँ पर गैप पड़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो प्रेशर इन छोटे छोटे एरिया से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इसको कॉन्टैक्ट में रखने के लिए, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड इसमें जनरेट हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको कॉन्टैक्ट में रखने की कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। तो जब एक बॉडी, जैसे हम हाथ रगड़ते हैं, ठीक है, जब ये हाथ रगड़ रहे हैं, जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर पुल ओवर कर रही है, तो बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, यानी कि बार बार जब हम क्या है घिसा रहे हैं किसी चीज को, या बार बार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो वहां पर क्या वो बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गए, फिर ये आगे जाके फिर बनाएगा, ठीक है, इस तरह से फिर किसी के ऊपर बनाएगा, फिर वहां पर हमारे पास और बॉन्ड बन जाएंगे, फिर ये ऐसे किसी के ऊपर बनाएगा, फिर वहां पर अलग से नीचे और बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो जो मटेरियल इसके कारण जो है बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इट मीन हमारी मटेरियल हमारे पास कैसा है, ये डिफॉर्म, डिफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुई है। और ये जो डिफॉर्मेशन है, ये हमें वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल वेव्स भेजती है, वाइब्रेशन वेव्स भेजी जाती है दोनों बॉडी से। और ये जो वाइब्रेशन है जब एक दूसरे के साथ डैम्प आउट कर जाती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए जब हम हाथ रगड़ते हैं बार बार, फ्रिक्शन जनरेट होती है, उस फ्रिक्शन से क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स को क्या है, थोड़ी देर के लिए रुक के फिर से या तो स्टार्ट करना पड़ता है, या तो फिर उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना पड़ता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट किस चीज के, इनकी इरेगुलरिटी, यहाँ पर इरेगुलरिटीज होंगी तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वहां पर डिफॉर्मेशन आएगी, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है जहां जहां पर बन रहा था वो टूटेगा, फिर बनेगा, टूटेगा, फिर बनेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को घुसता जाएगा या कोई भी इंसान चलता रहेगा, डिफॉर्मेशन के कारण वाइब्रेशन वेव्स आएगी और हीट आएगी। अब जब हम बहुत देर तक चलते हैं, हमारे पैर भी थकना शुरू हो जाते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा चल के आओ, तो आप अपने पैर के तलवों को हाथ लगा के देखो, हल्के से वो गर्म लगेंगे एज कम्पेयर टू योर बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन की हीट जो है कुछ हद तक क्या है हमारी बॉडी में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी अमाउंट, बहुत मिनिमल अमाउंट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप हाथ रगड़ रहे हो तब नहीं होगा, तब तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास हीट जनरेट हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। एक तो है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन हमारे पास आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, ये तीन तरह की फ्रिक्शन आती है। अब इनमें से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको ना हमने एक किताब दिया है, वो किताब क्या है, दैट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
नाउ व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसको हम एक वुडन ब्लॉक की हेल्प से कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर मेरे पास एक सरफेस है और उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक पड़ा है। इसके ऊपर वुडन ब्लॉक पड़े तो इसके ऊपर के मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ताकि ये ऑब्जेक्ट क्या है इस डायरेक्शन में मूव करे। अभी इस डायरेक्शन में मूव करा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस साइड लगेगी, उल्टी साइड। ठीक है, लेकिन स्टिल जो है ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा, फोर्स अप्लाई कर दी, ब्लॉक मूव ही नहीं किया। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है, दैट मीन्स जो इसको बैलेंस करे, ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस चीज को बैलेंस करिए, दैट मीन्स हमारी अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स के स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसलिए वो बैलेंस होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो तब लगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब जो बॉडी है एक्चुअली स्टार्ट कर दे मूव करना ओवर दी अदर, उस वक्त हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब देखिए इसको और अच्छे से करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमें पता चलेगी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेसिकली करती क्या है, इंपीडिंग मोशन को अपोज करती है। इंपीडिंग मोशन कौन सा होता है, इंपीडिंग मोशन, ये भाई कौन सी बला आ गई नहीं, ये जो इंपीडिंग मोशन होती है ये वो मोशन होता है जो तब क्रिएट होगा या तब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा जब क्या है उसके ऊपर अप्लाई फोर्स अप्लाई की जाएगी लेकिन उस पर फ्रिक्शन एब्सेंट हो। ठीक है, इंपीडिंग मोशन इज अ काइंड ऑफ मोशन कि आप इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाए जा रहे हो, धक्का लगाए जा रहे हो लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, और उस वक्त क्या है हमारे पास फ्रिक्शन भी एब्सेंट होगी। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको दोबारा ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी बहुत कम थी, अब मैंने क्या किया फोर्स को बढ़ा दिया, थोड़ा जोर लगा दिया, ये मैंने एरो लंबा कर दिया भाई, ज्यादा जोर लगा दिया। तो यहाँ पर जब मैंने ज्यादा जोर लगा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहती है, ऐसे कैसे मैं भी बढ़ूंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने और जोर लगाया, ऐसे कैसे, तो हमारी मर्जी चलेगी, मैं तो और जोर लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कहती ऐसे कैसे तुम इसको घुमा दोगे आगे ले जाओगे, मैं और ज्यादा बढ़ दूंगी। जितनी ज्यादा फोर्स लगा रही है उतनी ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है जिसके कारण ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। ना तो इसमें ऑब्जेक्ट मूव किया ना इसमें ऑब्जेक्ट मूव किया ना अभी ऑब्जेक्ट मूव किए। जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, तब जाके जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। मतलब कि यहाँ पर पहले मैं अकेला जोर लगा रही थी, फिर मेरे साथ आप भी जोर लगाने लगे, फिर आपका भाई भी आ गया, फिर मेरा भाई भी आ गया, फिर आपके पापा भी आ गए, फिर मेरे पापा भी आ गए, फिर हमने साथ में बुला लिया खली को, द ग्रेट खली। वो जब द ग्रेट खली ने हमारे साथ भाई जोर से जोर लगाया तो जाके हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। लेकिन उस वक्त क्या है यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगनी शुरू हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर गया हमारा, जस्ट बिगिन टू मूव। तो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है तब आती है जब कोई ऑब्जेक्ट है मूव करना स्टार्ट कर दे ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जो ऑब्जेक्ट को मूव ही ना करने दे, जितना मर्जी जोर लगा दो, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कौन सी फ्रिक्शन में तब्दील होगी हमारे पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मूव कर गया। एक बार जब मोशन हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो कम हो जाएगी, जोर ज्यादा लग रहा है, अप्लाइड फोर्स क्या है बढ़ती जा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम होती जा रही है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट क्या है मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होनी शुरू हो जाएगी और जो ये स्मॉलर फोर्स है
वो बहुत जरूरी है, और ये जो फोर्स हमने अप्लाई की है खली के साथ मिलके, वो बहुत जरूरी है लगाते रहना, ताकि जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रहे। और उस वक्त जो हमारे पास ये लिमिट फ्रिक्शन आई है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आई है। ठीक है, अब आती है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। यस, समझ में आ गया यहाँ तक? मैम ये जो सिनेरियो है इसके अंदर हमने मतलब कुछ वेट करना ही नहीं कंसिडर ऑब्जेक्ट का। हाँ, कुछ नहीं वेट कंसिडर करना, बस हमने जोर लगा दिया। जरूरी नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्ट का वेट ही सारा कुछ हो, हमने इसके ऊपर इसको घसीटना उठाना थोड़ी है। हो सकता है इनके सरफेसेस इतने के ज्यादा रफ हो कि हमारे पास इनको घसीटना ही मुश्किल हो जाए। ओके मैम। ओके, इसीलिए तो जोर ज्यादा लग रहा है, वेट का नहीं कंसीडर हो रहा, जोर ज्यादा लग रहा है। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, अब ये बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान अब इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी कि ये वाली जो बॉडी है, खली ने ऐसा इसको धक्का लगाया या ऐसा इसने खली ने इसके ऊपर जोर लगाया कि अब ये क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगी, स्टेडी मोशन आ गया इसमें, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। तो उस वक्त कौन सा हमारे पास फ्रिक्शन बन जाएगा, हमारे पास एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लो किसी केस में मेरे पास फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन की इक्वल आ जाए, मान लो, तो उस वक्त जो है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन को ही अपोज करना शुरू कर देगी। ठीक है, दैट मीन्स वो फिर क्या स्टैटिक फ्रिक्शन में बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर अप्लाइड फोर्स ये वाली हमारे पास ज्यादा हो जाए काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो जो है ब्लॉक एक्सेलरेट करता जाएगा विद एन एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन मेरे पास आएगी ना, वो आएगी एफ माइनस एफ की। ऑब्वियसली ये कम है अपॉन एम, एफ इजिकल्स टू एम में होता है ना, एक्सेलरेशन फोर्स तो हमारे पास यही आएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो उस वक्त क्या हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। अब इस पूरे सिनेरियो को लेके हमारे पास ये एक ग्राफ भी है, वो ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ मैं। यहाँ पर इस साइड तो है, ऊपर वाली साइड मेरे पास जा रहा है फ्रिक्शन, तीनों का मैंने कॉमन एक फ्रिक्शन ले लिया, और इस साइड मेरे पास जा रहा है अप्लाइड फोर्स। अब इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पे क्या मैं अप्लाइड फोर्स लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैं जोर लगा रही हूँ, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, फिर एक पॉइंट आया कि उस वो मैक्सिमम पे आ गया, एफ एस मैक्स, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर गया, और जो ऑब्जेक्ट है मूव करना शुरू कर गया। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया तो वो इस तरह से कर्व बना गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करने लग गया, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड पे स्टेबल करने लग गया। फिर वो जब वो स्टेबल हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा इस तरह से। तो उस वक्त हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक। तो यहाँ पर जो ये वाली फिगर हमारे पास चल रही है, जो ये फिगर हमारे पास चल रही है, ये वाली, ये मेरे पास तो है सारी की सारी स्टैटिक फ्रिक्शन। जो यहाँ पर मेरे पास ये एक हम्प देखने को मिला है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर मेरे पास है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो ये वाला सारा पार्ट आ गया, ये सारा का सारा किसका आ गया, काइनेटिक का। ठीक है, अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने की है ना, इसके कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं, और हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है फ्रिक्शन। ठीक है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, बस इसमें ये रिलेशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो है
जब हम जोर लगाते जा रहे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है वो कौन सी फ्रिक्शन हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इन दोनों के बीच में इस तरह से रिलेशन। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है हमारे पास, उसके रिलेटेड कुछ लॉस होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? मैम ये तीनों फ्रिक्शन इंटर रिलेटेड है। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड तो कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है। काइनेटिक फ्रिक्शन में हम ये कहते हैं कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोई भी बॉडी के ऊपर हमने इतना तो फोर्स लगाया हो कि वो क्या यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, उस वक्त जो हमारे पास फ्रिक्शन लगती है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये वाली स्टैटिक और लिमिटिंग तो कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है। काइनेटिक का इसके ओके साथ भी मैम। रिलेशन है, लिमिटिंग के साथ भी रिलेशन है, वो लॉज में हमें पता लगेगा कैसे। पहले लॉज करते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, सबसे पहले जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा डिपेंड करेगी ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। यानी कि जितने ज्यादा वो इरेगुलर होंगे, जितनी ज्यादा रफ होंगी, उतनी सारी हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, उतनी हाई वैल्यू क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की जाएगी, उतनी ज्यादा हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो जो सरफेसेस एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हैं उनका भी क्या नेचर है। अब मान लीजिए सैंड पेपर ले लो, एक साइड हमने क्या बिल्कुल स्मूथ सा कुछ ले लिया, गोल्डन फॉइल ले लिया, सिल्वर फॉइल जो हमारे ऊपर लगी होती है, मिठाइयों के ऊपर जो सिल्वर फॉइल लगी होती है वो ले ली। दोनों में कितना फर्क है, सिल्वर फॉइल तो चिपक ही जाएगी, या फिर उसको जब हटाने की कोशिश करोगे, खींचने की शुरू करोगे, वो तो उड़ जाएगी। लेकिन सैंड पेपर वो सामने वाले सरफेस पे फाड़ देगा, वो इतना ज्यादा रफ है, ठीक है। तो उनकी पॉलिशिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। तो इन चीजों के ऊपर हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत डिपेंड करती है। सेकंड चीज है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, और ये हमेशा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो हमें पता है, फ्रिक्शन सारी के सारे ही क्या है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। फिर जो वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कितना मर्जी एरिया हो सरफेस का, चाहे आप एक बुलडोजर जितना ले लो, चाहे आप एक छोटे से जो हमारे घर पे लाफिंग बुद्धा की जैसे गिफ्ट्स आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, चाहे चींटी के जितना एरिया हो, चाहे बुलडोजर जितना एरिया हो, इसको फर्क नहीं पड़ता जब तक क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो सेम रह रही। अगर नॉर्मल रिएक्शन में फर्क पड़ रहा है फिर इसको थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आता है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को एन से भी नोट कर सकते हो, आर से भी नोट कर सकते हो, मास से ले लेते हो, ठीक है। नॉर्मल पे कई बार ना हमें एंगल भी बनाना होता है, उसमें नॉर्मल एन यूज हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हमारे पास कुछ आएगा, दैट इज म्यू एस। नाउ व्हाट इज दिस म्यू एस? इट इज इक्वल टू एफ एस मैक्स ओवर आर। अब ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो म्यू एस है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट
ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 4 लॉज हो गए। सेम हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के भी लॉज होते हैं, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ ये आता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है हमेशा ओपोज करता है रिलेटिव मोशन को। जितना भी मोशन चल रहा है उसका जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करता है, और उसकी हमेशा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें यूजुअली क्या होता है, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन आता है, और एक कांस्टेंट वैल्यू भी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन था, बस वो रिलेटिव मोशन को नहीं अपोज करता। सेकेंड थिंग, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन सेम रह रहा है, सेम लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरफ। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दैट मींस चाहे वेलोसिटी कम हो ज्यादा इसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी वेलोसिटी की वैल्यू दे दो। वरना काइनेटिक एनर्जी जब हम करते थे वो था हाफ एम बी स्क्वायर, उसको वेलोसिटी से बहुत फर्क पड़ता, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्या है वेलोसिटी कम है ज्यादा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपना अलग ही मस्त चलता है। नंबर 4, जो वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, ये भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नॉर्मल रिएक्शन। बहुत सारी चीजें लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी काइनेटिक फ्रिक्शन के रिलेटेड आएगा। तो ये जो म्यू के मेरे पास आ गया, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन आर, विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो किसका था, स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज और, जो कोएफिशिएंट जो सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है फ्रॉम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑलवेज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन गई, म्यू के आर। म्यू के आर हमेशा कम होगा म्यू एस आर से। ठीक है, अगर आर और आर को कैंसिल कर दे तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज आपके याद रखने वाली है, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। ग्राफ से ही पता चल रहा है, ग्राफ में भी हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा थी और जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो कम जा रहा था। तो यहाँ पर ये ऐसे थी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन और ऐसे थी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? यस मैम। आज एक बार इतना करो, रिवाइज करो अच्छे से, ये चीजें याद होनी चाहिए। कल को करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि काफी डिफरेंट टर्म्स है। फिर आएगी हमारे पास अनदर कैटेगरीज जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।